हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ओजांका यस अकेडमी। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक नई सीरीज चल रही है जिसमें हम माइंड मैप जो है आपको बता रहे हैं। तो देखते हैं आज की सीरीज में क्या है। तो ये है आपका ODOP, मीन्स आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ये आपकी जीएस पेपर जो है आपकी 2 और 3 दोनों से रिलेटेड है। अब बेसिकली देखते हैं, जैसे कि हम हमेशा क्लास में पढ़ते हैं कि हम एक कीवर्ड से हम एक अंदाजा लगाते हैं, एक गैस करते हैं कि आखिर इसमें क्या होगा। तो इट्स वेरी नेचुरल सी, जैसे ही हमने बहुत स्कीम्स हमने पढ़ी है, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन नेशन जो है वन ग्रेड है, तो ऐसे करके बहुत सारे हमने देखे हैं। तो उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, मीन्स कि ये न्यूज़ शायद आपकी इससे कनेक्ट होगी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मीन्स कि एक प्रोडक्ट की जो स्पेशलिटी है वो कैसे हम जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकती है। तो देखते हैं, चलिए इसमें है क्या। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मीन्स कि एक प्रोडक्ट किसी एक डिस्ट्रिक्ट से जो आपके निकल रहा है, तो ये क्यों इतना न्यूज़ में हो रहा है, कहाँ से ये जो है ये स्कीम आकर के आपके स्टार्ट हुई है। उसके साथ में अगर हम इसको प्रोडक्ट को बना रहे हैं, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। और सीधी सी बात है, अगर फ़ायदा होगा तो नो डाउट आपके चैलेंजेस भी होंगे, क्योंकि बिना चैलेंजेस के कोई भी हमें कभी बेनिफिट हो नहीं सकता है। और अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसके अंदर कौन सा हमारा एक मास है जो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो निकलती हैं या कोई स्टार्ट होती हैं या किसी को हम एक एग्जीक्यूट लेवल पे लेके आते हैं, तो हम किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर को या किसी एक पर्टिकुलर मास को लेके चलते हैं। तो लेट्स सी कि ये जो स्कीम है हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके अंदर हम किसको लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम क्या है या क्यों ये इतनी चर्चा में है। तो देखिए, सिंपल बात है, रिसेंटली अभी जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इनॉग्रेट किया है द लोटा शॉप एट द नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम न्यू दिल्ली। मींस इससे हमें एक अंडरस्टूड हो रहा है कि आपके ये जो स्कीम जो है ये कहीं ना कहीं टेक्सटाइल से आपके रिलेटेड आ रही है, मीन्स आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज से आपके रिलेटेड आ रही है। तो यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ने एक शॉप इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है लोटा शॉप। और ये जो शॉप है ये सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में CCIC के अंडर ये ओपन हुई है, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम। अब ये जो एम्पोरियम है, या जो हम बात कर सकते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, मीन्स कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारी क्लियरली होती जा रही है बात कि ये स्कीम कहीं ना कहीं हमारे कॉटेज इंडस्ट्री से ही रिलेटेड हो रही है। क्योंकि जब हम एक डिस्ट्रिक्ट, एक छोटी सी जगह की हम बात करते हैं, तो मीन्स वहां की हम एक आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। इट शोकेस द फाइन हैंडीक्राफ्ट, क्यूरियस सोवेनियर्स, हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल बेस्ड ऑन द, जितने भी हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो इंडिया के जितने भी स्टेप के होते हैं उन सब के ऊपर डिपेंड हो रही है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएटिव को लिया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विच विल गिव इम्पेटस टू द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। और मतलब जिसके साथ में यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के साथ साथ जितने भी जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं हम उनको कैसे उठा सकते हैं, तो उसके लिए ये न्यूज में है। अब बात जो हमें क्लियर हो गई है कि कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आखिर ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है क्या। तो देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हम ODOP भी हम बोलते हैं, ये लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कितनी बार ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछा जाता है, ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने की है। यूपीएससी कई बार एक ना एक क्वेश्चन हर साल इस टाइप की डायरेक्टली पूछता है कि ये स्कीम अंडर किसके अंडर में आ रही है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कीम आ रही है या जिन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया है। और इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली इसका जो पर्पस है वो ये है कि एक हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है फुल पोटेंशियल उनके टोस्टर इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चर ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जब हम किसी बात करेंगे, स्पेशली हम इसको नाम कर रहे हैं आपके रूरल एरियाज के अंदर, तो हमें पता है जितने भी हमारे रूरल एरियाज जितने भी हैं, तो वहां पे बेसिकली हर जगह जो है कुछ ना कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, लेकिन उनको एक पहचान नहीं मिल पाती है। तो इस स्कीम से हम वहां पे ना सिर्फ हम उनकी जो पोटेंशियल है उसको हम आगे लेकर के आ सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। मींस कि अगर हम सपोज हम एक कर सकते हैं कि अगर कोई भी टेक्सटाइल है, उससे देखा है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे हैंडलूम या कुछ ना कुछ जो है, जैसे आपके कश्मीर में ले लीजिए या कहीं पे भी लीजिए, ऐसे कुछ हैंडलूम जो है घरों में बनते हैं, जैसे बीकानेर की दरियां हो गई या हर तरह के होते हैं। तो कैसे हम वहां पे उनको एक पहचान दे सकते हैं, और एक ही घर के अंदर अगर होता है तो हमको कैसे अगर रॉ मटेरियल या किसी भी टाइप की अगर हमको फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो हम उनकी इनकम को भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस उद्देश्य के साथ में, उस एम के साथ में जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है।
और ये जनवरी फर्स्ट टाइम जो है ये जनवरी 2018 के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी नीति आयोग, जिसको हम एक थिंक टैंक भी बोलते हैं, उसका मेन पर्पस ही ये है कि जितनी भी जो हमारे जो स्टेट्स है वहां पे जो बेस्ट होता है उसको फिर जो है एक होल कंट्रीज के अंदर हमको फोकस करते हैं। तो फर्स्ट जो इनिशिएटिव था इसका यूपी गवर्नमेंट ने 2018 में स्टार्ट किया था। उसके बाद ये बहुत अच्छा जब सक्सेस हो गया तो उसकी सक्सेस के बाद में इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक नेशन वाइड जो अपनी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर में ऑर्गेनाइज वो कर दिया था। उसके बाद में ये जो इनिशिएटिव है इस कैरिड आउट विद द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब को किया था। मीन्स जो हमारी डीजीएफटी है, मीन्स आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो है या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आपको ध्यान हो तो 2021 के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। जैसे मैंने अभी बताया कितनी बार ये पूछ लेते हैं ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर गई है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाता है। लेकिन कितनी बार ये लास्ट 21 का ही मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, वहां पे डायरेक्टली सिंपल 2 क्वेश्चन आपके इस टाइप से आए थे जहां पे पूछा था ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आके टिपिकल हो जाता है। मिनिस्ट्री को हम एक अंदाजा लगा देते हैं लेकिन डिपार्टमेंट कौन सी, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके अंडर में बहुत सारे जो हैं मल्टी जो है आपके डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो ये भी आपकी नॉलेज की होना बहुत जरूरी है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर जाता है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, कि कैसे जो हम जो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बना सकते हैं। मीन्स कि वहां का जो प्रोडक्ट है, जो स्पेशलिटी है, उसको हम कैसे एक एक्सपोर्ट लेवल तक हम उसके लेके जाते हैं। मीन्स उसकी पहचान सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट ना होकर के, उस स्टेट में ना होकर के, नेशन में ना होकर के, हम उसको एक इंटरनेशनल जो है हम उसको ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक आइडेंटिफिकेशन हम देना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है इसका इनिशिएटिव या एम हम कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब जो है ये इनिशिएटिव प्रोवाइड और स्टार्टिंग के अंदर ये है आपका फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस उनको देगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्री, सो दैट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी हेल्प एंड दे कैन द प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। मींस जनरली अगर हम देखते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी जो आर्टिसंस वगैरह हैं उनकी ग्रोथ इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि पोटेंशियल नो डाउट उनमें होती है, लेकिन एक जो सफर होता है आपके पोटेंशियल से लेकर प्रोग्रेस तक का, तो उसके अंदर जो बीच में जो लैकिंग होती है वो होती है आपके फाइनेंस की और एक होती है आपके सपोर्ट की। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हब जो है आपका ये डायरेक्टरेट जो कॉमर्स है ये उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी और उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी भी उनके साथ में जो है शेयर करेंगी, ताकि उस टेक्नोलॉजी के साथ में ये अपने मिनिमम वर्क के अंदर या मिनिमम एफर्ट्स के साथ में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छा जो है आपका इनिशिएटिव है जो कैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट को हम एक एक्सपोर्ट हब के अंदर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो गए हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो ये सिंपल सा दिख रहा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको एक ब्रांड वैल्यू हम दे रहे हैं और साथ साथ हम वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट हमको जनरेट कर रहे हैं। और इसके साथ में अगर हम एक्सपोर्ट हब की बात करते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट की आपकी स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत, जो हम एक सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ से हम, क्योंकि जब हम एक स्पेशलिटी हम बनाएंगे, एक आइडेंटिफिकेशन हम डिस्ट्रिक्ट को देंगे, तो हमें जो है एक पहचान बनने के बाद में जो यहाँ से आएंगे तो हमारी जो जीडीपी है उन सबको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। इसके साथ में अगर हम देखें कि हमारा इसका ट्रेडिंग क्या है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो हम अगर हम देखते हैं, हमें पता है, एक बेसिक सी नॉलेज हमारी कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं, तो हमें पता है कि मोर देन हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बट साथ ही साथ जहां हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पे हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है या ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी काम करती है, तो सेकेंड जो हम काम करते हैं वो है हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स या यहाँ के हमारे जो आर्टिसंस, जिसकी वजह से हमारा इंडिया, हमारे कल्चर, हमारे आर्टिस्ट की वजह से बहुत फेमस है। तो यहाँ की अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट डाटा जो है हमारा, जिसकी वजह से हम इस स्कीम के ऊपर बहुत एक सेंट्रल स्कीम के अंदर हमें इसको कन्वर्ट किया है, वो ये बता रहा है कि इंडिया जो है इट इज द लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट इन कंट्रीज है। मींस जितनी भी हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है हम हैंडीक्राफ्ट के अंदर करते हैं। मार्च 2022 अगर हम रिसेंट अगर हम डाटा अगर हम शेयर करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का, तो मार्च 2022 तक जो हमारा जो टोटल जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जो किया है, जिसके अंदर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, देखिए मेजर चीज को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम यहाँ पे कारपेट्स जो हैं उसका अगर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, जिसकी आपका $1 174.26 आपका मिलियन है, विच वॉज 8% इंक्रीज फ्रॉम द February 2022, जो कि 8% आपके उससे इंक्रीज हुआ है। और 2021-2 के अंदर ये जो एक्सपोर्ट था आपका
ये आपका 4.35 बिलियन से बढ़ के मीन्स आपका 25.7 आपका परसेंट जो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट है, वो कितना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है। अगर आपने देखा होगा कि हमारा कोई भी हमारा सिटी या हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट या हमारा कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसका कोई स्पेशलाइजेशन किसी भी आर्टिस्ट के अंदर नहीं हो। सोचिए आप जिस शहर में रहते हैं या आप जिस स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां की स्पेशलिटी क्या है, वहां से आपका कौन सा जो प्रोडक्ट है आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से हमारे यहाँ का जो बिजनेस है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो कितनी फ्लरिश हो रही है। अब अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक्टिवली जो है काम किया है और द इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल स्कीम इनिशिएटिव इज हेल्पिंग जो है मींस जितनी भी स्कीम्स इसके अंदर में की हैं, तो उसका मेन जो पर्पस वो कि आपकी हमारे जितने भी जो आर्टिसंस लोग हैं या जितने भी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज में रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनको हमें कैसे प्रोग्रेस देनी है, उनको हमें कैसे उठाना है। अगर हम बात करते हैं राइज ऑफ डेडिकेटेड ट्रेड प्लेटफॉर्म्स की, अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे उनको ट्रेडिंग हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे ऐसे हैं जैसे क्राफ्ट केजी हैं, जो कि इस टाइप के जिनको जरूरत है कि इस टाइप के हम कैसे ग्लोबल मार्केट की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि जैसे बांस का अगर हम एक सिंपल एग्जाम देते हैं कि बैम्बू पहले इतना नहीं पहचाना जाता था, लेकिन हम बैम्बू को जो हमने एक जीआई टैग उसको हमने दे दिया, एक आइडेंटिफिकेशन हमने दे दी, तो उसके बाद आपको जैसे अंदाजा है कि कितना बिजनेस उनको दिया है। मीन्स हमने एक उन डिस्ट्रिक्ट को जो वहां के जो लोग हैं वहां पे कैसे एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जनरेट हुई है, एक आइडेंटिफिकेशन उन लोगों को मिली है, एक पहचान मिली है और नो डाउट इनकम के साथ साथ जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी मिला है और एक इंटरनेशनल राइज भी उनको मिला है और ट्रेडिंग भी हमारा कैसे इंक्रीज हुआ है। इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका टेक्नोलॉजी। उसके लिए हमने यहाँ पे ई कॉमर्स को हमने बहुत ज्यादा किया है। अभी इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कैसे आपने कोविड के टाइम पे हमारे जितने भी जो ट्राइबल्स लोग थे उनका हमें पता है, जैसे मोस्टली जितने भी जो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है वो ट्राइबल्स लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे हमारे ट्राइबल्स जो है किसी ना उनकी स्पेशलिटी, उनके जो आर्टिजन्स लोग हैं उसके ऐसे बात करते हो। जैसे अगर मैं बैम्बू को मैंने एग्जांपल दिया है, तो बैम्बू की पहचान पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब देखेंगे बैम्बू से आपके फर्नीचर बन रहा है, आपकी इतनी सारी चीजें आपकी बन रही है। इवन दो लेडीज को जिनका जो एक ऑर्नामेंट्स का शौक होता है, तो उससे जो है उनकी ज्वेलरी भी जो है आपकी बनाई जाती है। मीन्स ऐसा कोई एरिया नहीं है, चाहे हम इंटरनल शो पीस की हम घरों में बात करें या ऑर्नामेंट्स की बात करें या कुछ फर्नीचर की बात करें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी बात से नहीं बना जाती है। तो ये होता है कि अगर हमको थोड़ा सा उनको फाइनेंस हम लोग दे दें या उनको अगर हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, तो हमारी ट्रेडिंग जो है वो आपकी बहुत इंक्रीज हो सकती है। और इसके साथ में एक सोशल मीडिया इसके अंदर बहुत मैटर रखता है, जो कि एक बहुत हेल्प ग्लोबली उनको पहुंचाता है कि मीन्स जहां हमें पता नहीं था कि हाँ ये चीज होती है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जैसे आपके अमेजोन है, ये बहुत सारे उनके थ्रू जो है ये आपकी ग्लोबली जो है उनको एक पहचान मिल सकती है। और नो डाउट जैसे मैंने आपका कहा कि अभी ई कॉमर्स ने जो हमारे जितने भी जो ट्राइबल लोग थे उनकी बहुत हेल्प की थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम, कि जब उनको था कि हम लोग किसी शॉप पे नहीं जा सकते हैं, लोग हमें परचेज नहीं कर सकते हैं, तो ई कॉमर्स के जरिए मीन्स एक जगह बैठे उनको रहना है और सिर्फ एक सिंगल विंडो पे जाकर के वो करना है और वो अपनी शॉपिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इनकी राइजिंग की, तो ई कॉमर्स और सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनको इंक्रीज करने में। एक्सपोर्ट वर्सेज इंपोर्ट की हम बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर एक्सपोर्ट जो हुआ इंडियन हैंडीक्राफ्ट का वो 40% से भी ज्यादा हुआ है एंड 3/4 ऑफ द हैंडीक्राफ्ट आर एक्सपोर्टेड। मींस 3/4 जो है उसके अंदर से आपका इंक्रीज हुआ है। दूसरे हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेजरली जो है आपके 100 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट के अंदर आपके डील करती हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर हम एक कंपेयर करें तो इंडिया का जो लेवल है, मींस द यूएस अलोन द कंस्टिट्यूट अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज हैंडीक्राफ्ट। मींस कि हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर से 1/3 जो साफ साफ लिखा हुआ है अबाउट 1/3 जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ यूएस में जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा फिगर है हमें जानने के लिए कि हमारी पहचान जो है, हमारे जो आर्टिस्टों की जो पहचान है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, एक स्टेट में नहीं, एक देश में नहीं, जबकि ग्लोबली हमारी कितनी बड़ी पहचान बन गई है। अब अगर हम बिहेवियर की चेंज की बात करते हैं आर्टिसंस की, तो जहां पहले हमारे सिर्फ एक था कि आर्टिसन सिर्फ एक अपने कई आपने देखा होगा कि पुश्तैनी बस हमें काम कर रहे हैं, एक हिराकी सिस्टम बना हुआ है कि हाँ भाई वो उनकी पीढ़ियां जो हैं एक काम कर रही हैं, लेकिन अब कैसे आर्टिस्टों को एक रिकग्नाइजेशन मिल गया है, एक आइडेंटिफिकेशन जो उनको मिल गया है, और इसके साथ में जब हम एक टेक्नोलॉजी के साथ में कर रहे हैं तो उनके जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो भी आपके बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ लेकिन जब हम इतनी चेंजेस की बात करते हैं, हम इतना सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, मीन्स हम एक उनको एक
पहचान हम दे रहे हैं टेक्नोलॉजी फाइनेंस के साथ में, एक ग्लोबल वर्ड उनको मिल रहा है और सोशल मीडिया और उस जो ई कॉमर्स है उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं चैलेंज आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैलेंज हमारा आता है, जो हमारे जो आर्टिस्टों को देखने को मिलता है, वो था उनका फाइनेंस और उनका टेक्नोलॉजी, कि उनके पास सारी चीजें होती हैं, उनकी कैपेबिलिटी होती है, उनकी पोटेंशियल होती है दिन रात काम करने की, उसके अंदर नया इनोवेशन करने की, बट हमें पता है कि हर इनोवेशन कहीं ना कहीं पैसा मांगता है। तो वहीं पे थोड़ा सा जो चैलेंज आता है कि उनकी टेक्नोलॉजी कई वो नहीं शेयर कर पाते हैं, क्योंकि मोस्टली जितना हमने देखा है जितने भी जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन वहां पे फिर उनको होता है कि वो अपने ट्रेडिशनल मैथड से वो टेक्नोलॉजी को ग्रेस्प करने में थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी आती है। तो ये मेजर प्रॉब्लम रहता है कि हम उनको सिखाना भी चाहते हैं बट वो नहीं सीख पाते हैं, या वो अपने ट्रेडिशनल वे में करते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज हम कह सकते हैं, जो प्रॉब्लम है कि वो टेक्नोलॉजी उनके साथ में प्रॉब्लम करती है, एंड एब्सेंस ऑफ मार्केट। कई बार ऐसा होता है, एंड पुअर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ ग्रोथ। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा जो उनकी जो पहचान होती है वो नहीं होती है, या ये हो सकता है कि लोगों को कई बार, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो थोड़े से कंपैरेटिवली जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। लोगों को उनकी पहचान नहीं होती है कि हाँ ये चीज़ वहाँ बनती है। जिनको एक शौक होता है कि क्रेजी होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स के, तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ कहाँ मिल रही है। फाइनेंस नहीं होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, मार्केटिंग के लिए जो है नहीं होता है। आपने देखा होगा कि इस टाइप के मार्केट सिर्फ आपके एग्जीबिशंस वगैरह में ही हमको देखने मिलते हैं, अदरवाइज कहीं पे भी वो चीज़ हमारी नहीं है कि हम जो है आपके उनको मार्केट को दे पाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जब हम इतनी फायदे की हम बात कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इतना उनको ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसने क्यों हमें इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इट्स सो सिंपल कि इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं या सेकंड सेक्टर की हम बात करते हैं, तो हमें पता है कि हर इंडस्ट्रीज जो होती है सेकंड सेक्टर, तो उसमें इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, ई वेस्ट निकलता है, सब कुछ निकलता है। तो यहाँ की सबसे जो हेल्दी चीज जो होती है, जिसकी वजह से ये हम बहुत ज्यादा इसको पॉपुलरिटी हम लोग दे रहे हैं, वो ये है कि यहाँ से ये जो आपके इको फ्रेंडली होता है, किसी भी तरह के टॉक्सिक से आपके एयर या पॉल्यूशन कुछ भी यहाँ का नहीं होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ हम एक मशीनों की बात करते हैं कि कहाँ एक मशीन के ऊपर जो है आपका 4 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है ले लेता है, लेकिन यहाँ पे जब हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई मशीनरी, बहुत रेयर मशीन यूज आती हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपके हाथ से काम होती है। तो यहाँ पे ये सेक्टर आपका ऐसा है जो कि आपका मैक्सिमम से जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट मोस्ट की जहाँ पे भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपकी पॉवर्टी आपके ज़्यादा है, तो हम एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा इको फ्रेंडली, जो कि अभी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर हम स्टेटस की अगर हम बात करते हैं कि हैंडीक्राफ्ट का जो सेक्टर है उसका क्या स्टेटस अभी है, तो इन सिंपल है कि आपका जहां पे हम इसको एक सिमिलर है दूसरे से, तो यहाँ पे आपके रेदर देन मास प्रोडक्शन मेथड्स एंड इक्विपमेंट वाइल वेरी सिमिलर टू बेसिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, मींस ये थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि हम मास में प्रोडक्शन हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये है कि हमारा बेसिक हमारा जो है आपका क्लियर हो रहा है। इसके अलावा एफर्ट्स जो है यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन एज यूज वेल एज अ बीइंग ऑर्नामेंटल इन नेचर, आपके बहुत ही नेचर से आपके करीब होते हैं। इंडियन रूरल इकोनॉमी जो आपकी इतने टाइम से आपकी जा रही थी, वो एक बैकबोन हम कह सकते हैं। और जैसे हमें पता है कि हमारा देश जो है एक सोने की चिड़िया कहलाता था। आपको पता है कि एक टाइम के अंदर यहाँ पे मलमल जो है यहाँ का बहुत फेमस होता था, ढाका का जो फेमस होता था, तो इसी की वजह से यहाँ की जो सॉफ्ट जो आपका मलमल होता था वो कहीं पे भी नहीं मिलता था। तो ये हमारी शुरू से हमारी एक पहचान बनी रही है। उसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी की हम बात करें, स्कल्पचर्स की बात करें, पॉटरी की बात करें, जरी की बात करें, ऑर्नामेंटल वेयर्स की बात करें, ग्लास वेयर की बात करें, अटर हो गया, अगरबत्ती, तो ये कुछ आपकी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ की बहुत फेमस है। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने पढ़ा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो चलिए इसके साथ में हमारे कुछ कोर्सेज की डिटेल्स आपको बता देते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बात कर रहे थे कि मैम हम लोग बेसिक से हम लोग आपके साथ में पढ़ना चाहते हैं, और आपको पता है कि ओजांग इस एकेडमी पहचाना जाता है अपने इनोवेशन के लिए। तो ओजांग इस एकेडमी ने अपना इनोवेशन को
एक्सपांड करते हुए उजांग पढ़ाई वाला जो है स्टार्ट किया है, जिसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को हम लोग नर्चर करेंगे। ये प्रोजेक्ट हमारा 9 to 12th क्लास के लिए होगा, जहां पे 9 to 10th ऑल सब्जेक्ट्स और उसके साथ में 11th 12th की तीनों स्ट्रीम्स आपके साथ में होंगी, कॉमर्स, आर्ट्स और आपका साइंस, जिसमें पीसीबी, पीसीएम, ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे किए जाएंगे। और क्यों ये अलग है? क्योंकि हम जब इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन कुछ होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे जो आपकी जो स्कूल की फीस है, स्कूल का या जो आपके कोर्स जो आपको पढ़ाया जाएगा, उस कोर्स के साथ में यहाँ पे आपको तैयारी की जाएगी आपको कंपटीशन लेवल के लिए। मीन्स अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आफ्टर 12th आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, या आफ्टर 12th जो है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कॉम्पीट करना है, तो यहाँ पे किसी और एकेडमी में आप एडमिशन लेते हैं तो वो सिर्फ आपको क्या करेगा, सिर्फ आप पर्टिकुलर जिस सब कोर्स को आपने लिया है वो आपको वही कंप्लीट करवाएगा। लेकिन यहाँ पे हम तैयारी करवाएंगे आपके कोर्स के साथ में उस कंपटीशन लेवल तक भी, कि आप बाद में अगर 12th के बाद में किसी कंपटीशन एग्जाम को देना चाहें, आप एसएससी है, बैंकिंग है, एंट्रेंस एग्जाम में व्हाटएवर कुछ भी, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ में कर सकते हैं। तो देखिए है ना स्कोर। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपको पता है, आप मेरी क्लास जब भी आप अटेंड करते हैं तो रेगुलर उजांकियंस को पता है कि मैम की क्लास का फोकस रहता है लेस इन कॉपी मोर इन माइंड। तो हम कॉपी में कम लिखेंगे, हम ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, माइंड मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे, जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड से अलग है। तो ये थे आज के कोर्सेज जो हमारी, मैं बता रही थी कि किस टाइप से 9 to 12th जो है हमारा स्कूल प्रोजेक्ट को शुरू किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो राजस्थान में उदयपुर से ज्वाइन कर सकते हैं, और यूपी में गोरखपुर से कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये था स्कूल का। दूसरा जो आपको पता है कि बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि जिनका टारगेट है 2023, तो हाइब्रिड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों आपको एक साथ पढ़ाए जाएंगे। मिस अलग अलग आपको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। और इन सब के लिए आपको पता है कि जब हम एक 23 की टारगेट से हम पढ़ाई करेंगे, तो जब तक हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आंसर राइटिंग के बैच के साथ में आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको बेसिक से आपको स्टार्ट करनी है, तो आपको जैसे पता है कि अभी का जो प्रीलिम्स का पेपर था, तो वहां पे डायरेक्टली किस टाइप से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो तमिलनाडु हिस्ट्री के साथ में आप सर के साथ में जा सकते हैं, जो कि बहुत ही एक नया इनोवेशन है, अभी तक किसी ने नहीं किया है। और आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ आपको मेंस की तैयारी करनी है, मिस वी हैव द मेनी ऑप्शंस, आप किसी भी ऑप्शन के साथ में हमारे साथ में जा सकते हैं। जीएस पेपर, मेन और की भी तैयारी कर सकते हैं। और आप ऑप्शनल की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो एक ऑप्शनल हब के रूप में जो है उजांगा साइड में अपने आपके साथ में आए हैं, जहां हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी ऑफलाइन करोल बाग से भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉलर से बात कर सकते हैं। कल मिलते हैं किसी नए माइंड मैप के साथ में। टिल देन, थैंक यू।